फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की भौतिक विज्ञान। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 तारीख को आप लोगों का भौतिक विज्ञान का पेपर होना है। तो दोस्तों, उसी पेपर का एक ये विश्लेषण पेपर है 12th क्लास की फिजिक्स के लिए। दोस्तों, ये विश्लेषण पेपर है, तो इस पेपर को जरूर देखें। और इस तरीके का पेपर आप लोगों को करना है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं किस तरह के सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है, और किस तरह का यूपी बोर्ड का पेपर इस बार आने वाला है। दोस्तों, किस लेवल के और किस कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर को देखकर आप लोग समझ जाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय विलंब किए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं बहुविकल्पी जो सेक्शन दिया होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो बहुविकल्पी का सेक्शन होगा दोस्तों, उसमें जरूर क्या है, कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल दोस्तों आप लोगों को रखा हुआ मिलेगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिया गया 5 कूलाम आवेश के दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दोस्तों, क्या है, 5 कूलाम आवेश के दो विपरीत बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी हमें पी ज्ञात करना है दोस्तों। तो पी हम कैसे ज्ञात करते हैं, यानी जो दूरी दी होती है उस दूरी को और जो आवेश दिया होता है उस आवेश को हम लोग क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं दोस्तों। यानी जैसे यहाँ पर कोई आवेश हो, क्यू दिया गया हो, और उसके बीच की दूरी होती है एल, तो एल दिया गया हो तो क्यू इंटू एल लिखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया क्या गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 कूलाम दिया गया है, तो एक तो ये 5 कूलाम आ जाएगा इंटू, फिर दोस्तों 5 सेंटीमीटर दिया गया, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 25, और दोस्तों आ जाएगा 25 गुणे 10 की घात माइनस का 2 कूलाम मीटर। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर आंसर, कौन सा आंसर यहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आंसर बन रहा है पहला। दोस्तों, कौन सा आंसर बन रहा है, यहाँ पर पहला आंसर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा किस तरीके का यहाँ पर हम लोग पिक आउट करेंगे। देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100, दोस्तों क्या है, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को, दोस्तों क्या है, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो दोस्तों हमें उसमें क्या करना है, उसमें संचित ऊर्जा निकालनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रोफैरड है, इसको फैरड यानी एसआई पद्धति में बदलेंगे। तो दोस्तों रख लेते हैं, यानी 10 की पावर क्या है दोस्तों, 100 दिया गया है, तो 100 गुणे माइक्रो का मान क्या होता है दोस्तों, 10 की घात माइनस का 6। अब दोस्तों यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो है तो दो घातें कैंसिल हो जाएंगी, यानी 10 की पावर माइनस का 4 बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगा लेते हैं फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फार्मूला होता है u बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो दोस्तों मान रख लेते हैं, तो u बराबर 1/2 हो जाएगा इंटू सी का मान दोस्तों क्या है, यानी धारिता कितनी है, 10 की घात माइनस का 4। फिर दोस्तों इंटू करेंगे, v कितना है, वोल्ट, वोल्ट का स्क्वायर करेंगे, यानी दोस्तों 10 है तो 10 का 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसे कट करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 50, 50 गुणे 10 की घात माइनस का 4 हो जाएगा दोस्तों। अब एक घात से एक जीरो कैंसिल करेंगे दोस्तों, एक घात से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर, तो आंसर यहाँ पर बन जाएगा 50 में से दोस्तों जब घटाएंगे तो आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस का 3 जूल। दोस्तों ये इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लग पाया है, यही थोड़ा त्रुटि हो गई है, तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd हो, दोस्तों क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd दिया गया हो तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करेगा, यानी कौन सा संबंध जो है वो ओम के नियम का पालन करता है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा संबंध है। तो दोस्तों वो संबंध होता है Vd अनुक्रमानुपाती E के। दोस्तों क्या है, यानी जो Vd है ये दोस्तों प्रपोजनल होना चाहिए किसके, E के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर घ का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा थर्ड नंबर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर घ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो। दोस्तों क्या है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो, दोस्तों यानी क्या है, शी परिपथ है। इस तरीके से बनाते थे हम लोग शी परिपथ, इस तरीके का, यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके का चिन्ह बनाते थे, यहाँ से दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा इनपुट होती थी, ये यहाँ पर संधारित्र है। अब दोस्तों यहाँ से जो है वोल्टता जा रही है, तो दोस्तों ये वोल्टता क्या है, यानी ये था ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोस्तों इस तरीके से कह रहा है कि इसमें होने वाले संधारित्र है तो इसमें परिपथ की व्यय शक्ति कितनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर परिपथ की व्यय शक्ति कितनी बनेगी दोस्तों, यहाँ पर परिपथ की व्यय शक्ति जो है बनी जाएगी दोस्तों, यानी P बराबर 0। दोस्तों क्या बनेगी, P बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर घ नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर, यानी व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगी या व्यय शक्ति बराबर हो जाएगा 0, यानी कोई भी शक्ति व्यय नहीं होती है।
फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। तो दोस्तों कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु, दोस्तों क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को हमें आयनित करने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आप लोगों को बताया गया था कि माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोगों को दोस्तों डेरिवेशन करके पूरे बहुत ही अच्छी तरीके से, दोस्तों जब हम लोगों ने बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा था तो उस बोहर के परमाणु मॉडल में ये चीज़ हम लोगों ने सर्च की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अड़ा का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, यानी पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों पहला नहीं होगा, यहाँ पर तो अधिक लिखा है दोस्तों, ये अधिक वाला नहीं होगा, सेकंड वाला ऑप्शन होगा। आइए देख लेते हैं फिर से, इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। दोस्तों क्या है, पहला वाला नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर अधिक लगा है, तो ये वाला दोस्तों नॉट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में, दोस्तों क्या है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक, दोस्तों आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है दोस्तों, यानी F1 बराबर 80 न्यूटन। F1 बराबर दोस्तों 80 न्यूटन का बल कार्य करता है जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक माध्यम में रखते हैं और दूरी पर रखते हैं, यानी उतनी ही दूरी पर रखते हैं, दूरी में कोई दोस्तों हम लोग कम ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो दोस्तों जब F2 हो जाता है तो कितना बल आ जाता है, 8 न्यूटन का आ जाता है। तो दोस्तों कह रहा है कि परावैद्युतांक माध्यम ज्ञात कीजिए भैया। तो अब परावैद्युतांक माध्यम हमें यदि ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसका फार्मूला हो जाता है। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, किस तरीके से हम लोग इसे निकालेंगे, तो दोस्तों फार्मूला होता है K बराबर F1/F2, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। आइए निकाल लेते हैं इसे। तो F1 दोस्तों क्या है, F1 है 80 और F2 क्या है 8 है, और ये किसके बराबर होता है, के इसको कट करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 10। दोस्तों कितना आ जाएगा 10। तो देख लेते हैं कि 10 ऑप्शन कौन से नंबर पर दिया गया है। तो फ्रेंड 10 ऑप्शन जो है वो दिया गया है सेकंड नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि के बराबर 10, यानी उस माध्यम का परावैद्युतांक जो होगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, वो के बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन्हें ज्ञात करते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं, यानी जो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले होते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। दोस्तों खंड यहाँ से दूसरा प्रारंभ होता है, तो आप लोग जब खंड दूसरा करें तो ये खंड डालना दोस्तों ना भूलें कतई। जब आप लोग करें तो वहाँ पर खंड अवश्य डालें। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि खंड बा प्रारंभ हो रहा है, तो दोस्तों जब भी आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें तो सबसे पहले डालें खंड बा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का का। दोस्तों यदि का करें तो का डालें, खा करें तो खा डालें। दोस्तों जो भी करें उसको डालें जरूर, ऐसा नहीं कि बस केवल हम लोग दोस्तों गजड़ा बस केवल लिखते चले जाएं, ना तो कहीं पर हम लोगों को कहीं खंड डालना है, ना कहीं पर सही से प्रश्न डालना है, ना कहीं सही से उत्तर डालना है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर केवल यही चीज़ें देखता है कि किस बच्चे ने कितनी अच्छी तरीके से कॉपी को प्रेजेंट किया है। बाद बाकी क्वेश्चन का आंसर तो सभी वही लिखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व है तो आप भी वही रेखीय आवेश घनत्व लिखोगे। जो दोस्तों यूपी बोर्ड में टॉप करेगा वो भी यही रेखीय आवेश घनत्व ही लिखेगा। ऐसा नहीं कि रेखीय आवेश घनत्व की कोई डेफिनेशन बदल जाए या इसका कोई फार्मूला बदल जाए। दोस्तों ये वही रहेगा, बस क्या है, लिखने की ट्रिक बदल जाएगी, लिखने का दोस्तों जो तरीका है वो डिफरेंट होगा उसका। तो उसी तरह का आप लोग भी उस तरीके को अपनाएं। यहाँ पर जिस तरीके से खंड पढ़ा है आप लोग खंड पहले डालेंगे, फिर प्रश्न नंबर डालेंगे, उसके बाद में हेडिंग बनाकर लिखेंगे दोस्तों। तो आप देख लेते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, उसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों रेखीय आवेश घनत्व क्या है, आप लोग केवल सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर लिखना दोस्तों इतना उचित है नहीं, केवल आप लोग सुनते रहिएगा। यानी किसी एक समान आवेशित, दोस्तों किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार पर, दोस्तों क्या है, कोई एक समान आवेशित कोई अनंत लंबाई का तार है, उस पर प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है, दोस्तों क्या है, उस पर जो दोस्तों क्या है, लंबाई पर दोस्तों जो आवेश की मात्रा होती है वही उसका होता है क्या, रेखीय आवेश घनत्व। दोस्तों रेखीय आवेश घनत्व को काहे से लिखते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों फार्मूला हमने यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों लैम्डा बराबर क्या होता है, तो लैम्डा बराबर दोस्तों हो जाता है कोई जैसे चादर दोस्तों, उस पर आवेश क्या है, क्यू है, और उसकी लंबाई क्या है, एल है। तो क्या फार्मूला बनेगा, लैम्डा इक्वल टू दोस्तों फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, यानी रेखीय आवेश घनत्व के लिए हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया। अब आइए बढ़ते हैं, देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है कि विशिष्ट चालकता, दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि विशिष्ट चालकता पढ़ाइए, बताइए भाई। तो विशिष्ट चालकता देख लेते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि चालकता के लिए सूत्र व मात्रक भी लिखना है, दोनों चीजें लिखनी बच्चों, क्या, सूत्र और मात्रक। तो देख लेते हैं क्या लिखेंगे दोस्तों। विशिष्ट चालकता क्या होती है दोस्तों, किसी पदार्थ के, क्या है, सुनिएगा, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के, बच्चों क्या है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। या दोस्तों सीधे से शब्दों में कहा जाए कि जो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं।
इसे इस तरह का दोस्तों एक चिन्ह बनता है, हाफ सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों जब इसे प्रदर्शित करेंगे हाफ सिग्मा बराबर तो क्या आ जाएगा, यानी 1 दोस्तों क्या आ जाएगा। अब प्रतिरोधकता क्या होती है फ्रेंड्स, तो प्रतिरोधकता होती है रो दोस्तों, क्या है रो। इस तरह का एक साइन बना होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों रो। अब इसका हम लोग मात्रक निकालेंगे, तो दोस्तों इसका क्या होता था, ओम मीटर होता था। इसका मात्रक क्या था, रो का ओम मीटर। अब दोस्तों जब ये एक बटे में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, दोनों का इनवर्स लग जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दोनों का इनवर्स लग जाएगा, यानी ओम इनवर्स और दोस्तों मीटर भी इनवर्स में हो जाएगा। इस तरह का मात्रक बन जाएगा। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका कि किस तरीके से विमीय सूत्र बनेगा दोस्तों। विमीय सूत्र भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा दोस्तों, m माइनस का 1, फिर दोस्तों क्या बनेगा l माइनस का 3, फिर दोस्तों बनेगा t की पावर 3, फिर दोस्तों बनेगा a की पावर 2। तो ये दोस्तों इसका क्या है, ये इसका बना है विमीय सूत्र, किसका, विशिष्ट चालकता के लिए। तो आइए फ्रेंड्स अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विचलन कोण क्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं भाई कि विचलन कोण जो है वह क्या दिया गया है। तो दोस्तों विचलन कोण हमें देखना है कि जब हम कोई भी दोस्तों विचलन कोण ज्ञात करते हैं, अल्पतम विचलन कोण दोस्तों क्या है, अल्पतम विचलन कोण जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ये, यानी ये दोस्तों क्या है, किसी पदार्थ के लिए, यानी किसी पदार्थ का अल्पतम विचलन कोण जो होता है तो वह कोण होता है, इसका क्या हम दोस्तों फार्मूले किस तरीके से निकालते हैं। यानी सबसे पहले दोस्तों फार्मूला होता है क्या, एन यानी अपवर्तनांक बराबर, अब दोस्तों क्या हो जाता है साइन ऊपर, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है ए प्लस हाफ सिग्मा एम और अपान में 2, फिर दोस्तों पूरे का 2 हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों हो जाता है साइन, और यहाँ पर दोस्तों क्या बनता है a/2। तो दोस्तों ये फार्मूला बनता है किसके लिए, विचलन कोण के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर जो ये दोस्तों क्या है, दोस्तों क्या है, यानी डेल्टा मिनिमम है। तो दोस्तों यही डेल्टा मिनिमम जो है यही विचलन कोण कहलाता है, यानी यही अल्पतम विचलन कहलाता है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अल्पतम विचलन। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर दोस्तों कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोस्तों क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। तो दोस्तों इसकी शर्त होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कि प्रकाश की किरण को, दोस्तों क्या है, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना ही चाहिए। दोस्तों क्या है, जाना ही चाहिए, जहां पर ही शब्द लग जाए वही कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर दोस्तों क्या है, आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। फ्रेंड्स क्या है, जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों यही दो इसकी क्या है, शर्तें हैं। तो दोस्तों इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देख लेते हैं कि इसकी घटना क्या है, आप लोग सुनिएगा कि इसकी घटना क्या होती है। तो फ्रेंड्स क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्तें हैं, तो दोस्तों क्या है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। दोस्तों क्या है, फिर से एक बार समझिएगा, फिर से एक बार सुनिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। तब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, और यही जो दोस्तों जो घटना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त, दोस्तों क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। भैया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो है उसमें जो अमीटर प्रयोग किया जाता है, उसमें जो अमीटर लगा होता है, तो दोस्तों वो क्या करता है, वह धारा के RMS मान, दोस्तों क्या है, RMS मान, दोस्तों क्या है, रूट मीन स्क्वायर, दोस्तों क्या है, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। हिंदी में क्या कहते हैं, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, क्या कहते हैं बच्चों, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो प्रयुक्त अमीटर लगा होता है वह धारा के वर्ग माध्य मूल मान को ही व्यक्त करता है। अब बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल एकदम से अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि रेडियो तरंगे सूक्ष्म तरंगों से किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तरंगे कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो फिर तरंगे प्रारंभ होती हैं यहाँ से, यानी गामा से। सबसे पहले घातक कौन होती है, गामा। उसके बाद दोस्तों कौन होती हैं, एक्स होती हैं, एक्सरे। फिर दोस्तों क्या होती हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट। फिर दोस्तों कौन सी होती हैं, विजुअल VI। फिर दोस्तों कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड IR। फिर दोस्तों कौन सी होती हैं, माइक्रोवेव। फिर दोस्तों कौन सी होती हैं, रेडियो वेव। अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों 7 हो गई। अब हम आप लोगों को बता देते हैं एकदम से सीरियल से, किससे बता दें बच्चों, एकदम से सीरियल से। ये जो गामा रेज होती हैं फ्रेंड्स, इनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इनके पास क्या होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और सबसे ज़्यादा आवर्ती होती है। आवर्ती को इससे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है और ज़्यादा आवर्ती होती है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है।
अब दोस्तों इसकी तुलना में इसकी कम हो जाती है। तो अब आप लोगों को बस एक चीज़ समझना है कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है गामा की और सबसे कम आवृत्ति होती है रेडियो की। वहीं दोस्तों बात करें कि सबसे ज़्यादा दोस्तों जो ऊर्जा होती है गामा की और जो सबसे कम ऊर्जा है वो होती है रेडियो की। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो दोस्तों रेडियो तरंगें इस पार्ट पर आ रही हैं और सूक्ष्म तरंगें उसके पहले आ रही हैं। तो इसका मतलब कि रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति है वह सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति से कम होती है। तो दोस्तों क्या है, रेडियो तरंगों में एक सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति है वह रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है। बस इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और दोस्तों एक नंबर हमारा कंप्लीट हो गया इतने से। अब आइए बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बच्चों। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर प्रारंभ हो गया क्या, खंड सा। दोस्तों क्या प्रारंभ हुआ, खंड सा। तो जब आप लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे खंड सा डालेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका में डालेंगे बीच में खंड सा। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। अब यदि का करेंगे तो का डालेंगे, खा करेंगे तो खा डालेंगे। जो भी क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप लोग पुट आउट करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए भाई। तो अब हमें नाभिक की द्रव्यमान क्षति बतानी है बच्चों। तो अब जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया है, पढ़ाया भी है हमने। तो अब आइए देख लेते हैं इसकी भाषा केवल आप सुनिए और जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं केवल आप लोग अच्छे मन से बस केवल ध्यान से सुनते रहिए और इन्हीं बातों को आप लोग पेपर में जाकर याद करना कि उस दिन हमने आप लोगों को क्या सुनाया था। तो दोस्तों बस केवल सुनिए और इन चीज़ों को याद करिए कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है। तो दोस्तों नाभिक की द्रव्यमान क्षति देख लेते हैं क्या होती है बच्चों। नाभिक की द्रव्यमान क्षति की द्रव्यमान क्षति, दोस्तों क्या है, द्रव्यमान क्षति क्या है, एक नाभिक का कुल द्रव्यमान। दोस्तों क्या है, एक नाभिक का कुल द्रव्यमान, उसके घटक न्यूक्लियानों, दोस्तों न्यूक्लियन किसे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग को न्यूक्लियन बोलते हैं। तो एक नाभिक का कुल द्रव्यमान उसके घटक न्यूक्लियानों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यह द्रव्यमान क्षति नाभिक की बंधन ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। दोस्तों ये जो द्रव्यमान क्षति है वह किस रूप में प्रकट होती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। अब दोस्तों ये बंधन ऊर्जा बनती कैसे है, बंधन ऊर्जा का क्या दोस्तों फार्मूला होता है, तो देख लेते हैं। बंधन एनर्जी क्या होती है, बॉन्डिंग एनर्जी क्या है, तो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सी स्क्वायर। और दोस्तों ये किसके द्वारा सत्यापित होता है, तो फ्रेंड्स ये सत्यापित होता है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के द्वारा। यानी किसी कण तंत्र के सभी कणों को एक दूसरे से पूर्णतः अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, किसी कण तंत्र के सभी कणों को एक दूसरे से पूर्णतः अलग करने के लिए हमें जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं भाई। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझाए गए हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बनना है, कह रहा है भाई, कह रहा कि गाउस की प्रमेय तथा इसको सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है लगातार 3 सालों से आ रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है गाउस प्रमेय लगातार 3 सालों से आ रहा है और यकीन मानिए कि आप लोगों को 6 तारीख को भी ये क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे तैयार करते हैं, गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी बंद गाउसी पृष्ठ से, दोस्तों क्या है, किसी बंद गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, दोस्तों क्या है, किसी बंद गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला बंद फ्लक्स उसके आवेश के दोस्तों क्या है 1/ε0 गुना होता है। तो दोस्तों किसका कितने गुना होता है, उसका ε0 गुना होता है दोस्तों। अब रखते क्या है, फ्लक्स क्या होता है फाई ई। अब दोस्तों क्या है, बंद गाउसी पृष्ठ है तो क्यू आवेश है। अब ये कितना गुना हो जाता है, तो 1/ε0 गुना बन जाता है। तो दोस्तों यही क्या है, यही है गॉस की प्रमेय। अब दोस्तों इसका डेरिवेशन करना है तो बच्चों डेरिवेशन तो आप लोग स्वयं से करेंगे क्योंकि डेरिवेशन तो यहाँ पर स्क्रीन में कराना उचित संभव है नहीं। अब आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि कैथोड किरण, दोस्तों क्या देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई। कैथोड किरण के बीच में दोस्तों ये सवाल लगाना है, इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरीके से सवाल हम लोग लगाएंगे। फिर दोस्तों 50 सेंटीमीटर द्वारा का एक अभिदर्शक लेंस है, ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल है। आइए फिर दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। दोस्तों क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि समांतर पट्टिका संधारित्र का जो डेरिवेशन है बच्चों वह जरूर पूछा जाता है प्रत्येक दोस्तों ईयर। 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया, 2024 में भी आया और बच्चों यकीन मानिए कि 2025 में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या करना है। तो दोस्तों वही हमें यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है और उसके बाद में उसकी ऊर्जा निकालनी है। और दोस्तों जब उसकी ऊर्जा निकालेंगे तो दोस्तों उसकी ऊर्जा का फार्मूला लगा देंगे कि यू दोस्तों यू बराबर क्या लिखेंगे, ऊर्जा यू बराबर 1/2 और दोस्तों ये क्या है ε0 है तो ε0 लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों ये ई है तो ई का स्क्वायर कर देंगे।
अब दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको सिद्ध करेंगे, यानी पहले समांतर प्लेट संधारित्र का दोस्तों डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद में उसकी ऊर्जा ज्ञात करेंगे, तो ऊर्जा ऐसे यू बराबर निकाल कर हम लोग लगा देंगे। और दोस्तों ये सिद्ध कैसे करेंगे, ये दोस्तों बनेगा दोस्तों कैसे बनाते हैं 1/2 mv² से। तो दोस्तों 1/2 mv², तो m का मान क्या करेगा एप्सिलॉन नॉट, v का दोस्तों क्या करेगा विद्युत क्षेत्र। अब आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर सभी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, आइए हम लोग केवल क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए। बच्चों एक चीज आप लोगों को और ध्यान देनी है, आइए देख लेते हैं स्क्रॉल करने के से पहले कि हम लोगों को किस तरीके से इसे सॉल्व करना होगा। दोस्तों जैसे यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि कांच का एक पतला लेंस है। दोस्तों क्या दिया गया है कि कांच का एक पतले प्रिज्म को दोस्तों जल में डुबोते हैं तो सिद्ध कीजिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष एक चौथाई होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा है कि प्रिज्म की बात हो रही है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, प्रिज्म की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स यदि यहाँ पर प्रिज्म की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि हमें प्रिज्म के फार्मूले को ही पहले ड्राइव करना है, उसके बाद में इसके मान रखने हैं। तो बच्चों अब आप ये लोग ये ना सोचिएगा ये केवल क्वेश्चन जो है इससे केवल हम लोग न्यूमेरिकल से ही बनाकर निकल जाएंगे, नहीं, पहले इसका हम डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे, फार्मूला ड्राइव करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे इसका मान रखेंगे। और यदि मान लेते हैं कि इसका मान आप लोग नहीं रख पाते हो, तो यदि आप लोगों ने फार्मूला ड्राइव कर दिया तो बच्चों जो जितने क्वेश्चन का आंसर है 3 नंबर का है तो कम से कम 2 नंबर आपको ये देकर जाएगा। और यदि आप लोग छोड़ देते हो कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको करेंगे कैसे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स फिजिक्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि इसकी भाषा को समझना, इसके क्वेश्चंस को समझना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं अथवा में, लेकिन उनका आंसर केवल एक ही होता है। तो बच्चों पेपर देने जाने से पहले एक बात सब लोग याद रखिएगा और सब लोग एक बार अपनी क्वेश्चन बैंक अवश्य निकाल कर खोल कर उन सभी प्रश्नों को पढ़ लें जो एक साथ बहुत सारे प्रश्न दिए होते हैं लेकिन उनका आंसर केवल एक होता है। नहीं तो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और जो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया गया है या जिस अध्यापक ने जिस टीचर ने आपको बताया है तो आप बस यही कहेंगे कि सर जो आपने पढ़ाया है वो आया नहीं है। लेकिन आप लोग ये नहीं पढ़ पाएंगे कि जो सर ने बताया है आया वही है, बस वहाँ पर भाषा बदल दी गई है और उस भाषा के फेर चक्कर में आप लोग फंस गए हो। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को बचना है, इन सब चीज़ों से आप लोगों को सीखना है। इसी वजह से दोस्तों ये जो मॉडल पेपर का एक विश्लेषण पेपर जो दोस्तों एक विश्लेषण वीडियो हमने बनाया है ये केवल आप लोगों को यही समझाने के लिए बनाया है ताकि आप लोग इस भाषा के चक्रव्यूह में ना फंसें और इसे अपने विवेक का परिचय देते हुए अच्छी तरीके से सॉल्व करें। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस का विश्लेषण कर लेते हैं किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्या दिया गया है कि एक वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित करना है। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि हमने फैराडे का नियम करवाया था, लेंस का नियम करवाया था, उसी में दोस्तों अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व। तो दोस्तों यहाँ पर स्वप्रेरकत्व मिल जाए तो वहाँ पर हम लोग केवल स्वप्रेरकत्व की ही बात करेंगे। वही दोस्तों वहाँ पर कुंडली है, जैसे वहाँ पर कुंडली रखी थी वैसे यहाँ पर दोस्तों कुंडली है, बस वहाँ पर कुंडली हमने किसी दूसरे आकार की बनाई थी, यहाँ पर दोस्तों कुंडली हमें वृत्ताकार आकार की बना देनी है, बस सेम कंडीशन लगनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यदि आप लोग सोचोगे कि भाई जो हमें बताया था सर ने वहाँ पर तो दूसरे टाइप की कुंडली बनी थी, ये तो दूसरी कुंडली है, तो आप लोग फिर से भाषा के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग एक उभयोत्तल लेंस दिया गया है, इसका अपवर्तनांक दिया गया दोस्तों, ये भी डेरिवेशन है। तो दोस्तों ये क्या है न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। तो दोस्तों जो न्यूमेरिकल होंगे तो उन न्यूमेरिकल्स को तो हम लोग बाद में सॉल्व करने वाले हैं। अब आइए हम लोग केवल इन क्वेश्चंस का विश्लेषण कर रहे हैं, बाद बाकी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, सीमित समय में सीमित शब्दों में आप लोगों को अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास है। फिर दोस्तों क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, दोस्तों क्या है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप लोगों को हमने समझाया था कि दो समांतर धारावाही चालक कैसे हुआ करते थे। दोस्तों जब धाराएं इस तरीके से एक दिशा में होती थी तो ये दोनों क्या करते थे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। जब धाराओं की दिशा बदल जाती थी तो क्या हो जाते थे ये आकर्षित हो जाते थे। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है उन्हीं दोनों कंडीशंस को हमें यहाँ पर देना है। दोस्तों बस क्या कह रहा है उस चीज को हमें समझना है, कह रहा चालकों में धारा की दिशा समान हो या चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो। तो याद करिए बच्चों हमने आप लोगों को जब समझाया था इस तरीके से दो ऐसे चालक लिए थे और दोस्तों पहले दोनों में धाराएं हमने ऊपर की ओर की थी यानी चालकों में धारा की दिशा समान है। फिर दोस्तों दूसरी कंडीशन में क्या बताया था आप लोगों को कि इस तरीके से एक की धारा नीचे है और दूसरी की धारा ऊपर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग उन क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों आप लोगों को केवल हमने इतना लिखाया था कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। दोस्तों ये सारी चीजें केवल मुंह से बोलकर बता दी गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है उसे लिख कर दे दी गई हैं। तो इन सब चीजों को हमें समझना है, भाषा को दोस्तों हमें बहुत अच्छी तरीके से पकड़ करनी है। यदि भाषा हम लोग पकड़ नहीं कर पाए तो दोस्तों फिर फिजिक्स के चक्रव्यूह में हम लोग फंस जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि चक्रव्यूह दोस्तों तोड़ना आना चाहिए सभी बच्चों के लिए। फिर फ्रेंड्स क्या है कह रहा कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था बताइए या दोस्तों प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है नहीं, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु जो है बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ाया भी गया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बना, ये भी दोस्तों आप लोगों को कराया गया था कि परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर इसको बोलते हैं दोस्तों, किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी। दोस्तों ये किससे है, ये है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। फ्रेंड्स आप लोगों को हमने पढ़ाया था श्रृंखला अभिक्रिया यानी विखंडन, नाभिकीय विखंडन पढ़ाया था। नाभिकीय विखंडन में दो तरीके की अभिक्रियाएं समझाई थी, यानी एक होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। दोस्तों अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है, एग्जाम्पल परमाणु बम। और दोस्तों नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का क्या होता है, परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। दोस्तों इसका आप लोग चित्र बनाएंगे, उसमें कैडमियम की क्षणें होती हैं, ड्यूटियो यानी भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। और दोस्तों पूरा इसका एकदम से अच्छे सचित्र वर्णन करेंगे। और दोस्तों कितने नंबर का, भाई 5 नंबर का है भी, तो सचित्र वर्णन भी करेंगे, मजा भी आएगा। फिर दोस्तों बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं किस तरह के दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में। देख रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा वेट करा रहा था दोस्तों क्वेश्चन, जो इसके लिए बहुत एकदम से मन बेकरार था इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों, वो अब आ गया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। भाई ये क्वेश्चन जो है लगातार 2022 से पूछा जा रहा है, और यकीन मानिए बिल्कुल एकदम से हमारा ये विश्वास कहता है, हालांकि हम इतने ज़्यादा श्योर तो नहीं है क्योंकि पेपर हमने तो बनाया नहीं है, पेपर तो यूपी बोर्ड ने ही बनाया है, तो बच्चों को बस केवल ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये क्वेश्चन भी इस बार आएगा, क्योंकि ये दोस्तों लगातार से चला आ रहा है, तो इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। भाई इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन और क्या होगा, पहले चैप्टर का दोस्तों क्या है, भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर का दोस्तों, और पहला इजी एकदम से ये दोस्तों क्या है, डेरिवेशन है, जहाँ पर दोस्तों अच्छी स्थिति के लिए हमें निकालना है। तो दोस्तों अच्छी स्थिति क्या होती है, निरच्छी स्थिति क्या होती है, इस तरह का एक ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये इस तरीके से कोई एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, इस दिशा में हम लोगों को ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों एक साइड हम लोग प्लस ले लेते हैं, एक साइड हम लोग माइनस ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में दोस्तों इसकी गणना करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं कितना आता है। तो अच्छी स्थिति में जो फार्मूला आता है निकल कर वो आता है दोस्तों 1/4πε0 इंटू 2p/r³। ये दोस्तों अच्छी स्थिति का रिएक्शन आता है दोस्तों, फार्मूला आता है, यानी कि दोस्तों यही निकल कर आया था 1/4πε0 इंटू 2p/r³। ये अच्छी स्थिति का दोस्तों विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये तो क्वेश्चन एकदम से सॉलिड हो गया है, और ये क्वेश्चन दोस्तों यदि नहीं आता है तो ये मान लो कि आप लोगों का इंटर का जो एग्जाम है वो अधूरा माना जाता है दोस्तों। यदि अर्धचालक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो आप लोग यकीन मानिए कि इंटर का फिजिक्स का पेपर आप लोगों का अधूरा समझा जाता है। तो फ्रेंड्स क्या दिया गया है कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना करनी है, और दोस्तों पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर बताना है। बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हमने ये समझाया है, बताया भी है कि ये क्वेश्चंस 100% आते हैं, और दोस्तों इन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, इनमें कोई डाउटनेस या डाउट नट नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से पिक आउट करें, और बच्चों एकदम से फिजिक्स का पेपर इस तरीके से आप लोगों को देना है, इतने कॉन्फिडेंस से देना है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। और यकीन मानिए कि यदि इस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को वही फंसेंगे जो हमने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चुंबकत्व का परमाणुविक मॉडल देना है, और इसके आधार पर दोस्तों क्या है, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थों की भेद करना है। दोस्तों ये भी देखो एकदम से इजी स्टेप वाले क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी। अनुचुंबकी दोस्तों जो चुंबक की तरफ हल्का आकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकी जो चुंबक की तरफ प्रतिकर्षित होते हैं, लौह चुंबकी जो चुंबक की तरफ बहुत ज्यादा दौड़कर उसमें चिपक जाते हैं। तो बस इसी के बारे में लिखना है, उनके एक दो एग्जाम्पल देने हैं। अब आइए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन तो दिया गया, ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा प्रकाश का विवर्तन क्या है दोस्तों, क्या है, प्रकाश का विवर्तन या एकल झिर्री की सहायता से प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप लोगों को कराया गया था कि प्रकाश का परावर्तन, दोस्तों प्रकाश का विवर्तन क्या है और व्यतिकरण क्या है। तो दोस्तों व्यतिकरण तो नहीं पूछा है, इस बार विवर्तन पूछ दिया है। तो यकीन मानिए कि दो में से कोई एक ऑप्शन तो आया दोस्तों, व्यतिकरण नहीं आया तो विवर्तन आ गया। तो दोस्तों यंग ने इस चीज की खोज की थी, यंग का ये एकल झिर्री प्रयोग है, और दोस्तों विवर्तन जो है वो यंग का एकल झिर्री प्रयोग है, और जो व्यतिकरण है वो यंग का द्विझिर्री प्रयोग है दोनों दोस्तों यंग की है। या दोस्तों इसके अलावा हम लोग यदि इससे भी ज्यादा इजी पॉइंट सेलेक्ट करें तो दोस्तों वो हमारा पॉइंट मिलता है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी याद करना। अब दोस्तों यदि आप लोग इससे देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि पतले लेंस के लिए फोकस दूरी याद करना, तो अब आप लोग सोचोगे भाई कि सर ने पतला लेंस तो पढ़ा ही नहीं है, पतले लेंस के बारे में तो कभी बताया नहीं गया है कि पतला लेंस होता क्या है। लेकिन बच्चों आप लोग याद करो कि आप लोगों को लेंस मेकर बताया गया है क्या, आप बताइए, लेंस मेकर बताया गया है क्या, बिल्कुल बताया गया है। तो दोस्तों बस ये और है क्या, वही है। तभी आप लोगों को हम फिर एक बार से सजेस्ट कर रहे हैं, फिर एक बार से एडवाइस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग एग्जाम देने से पहले आप लोग अपनी क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं,
एक क्वेश्चन नहीं होता। आप लोग जब अपनी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन लिखे होंगे और उसके बाद में उनका आंसर एक होता है। तो उन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप रिवाइज़ कर लें, रिवीज़न कर लें, ताकि एग्ज़ाम में यदि किसी क्वेश्चन की भाषा बदल दी जाए, किसी क्वेश्चन के शब्द बदल दिए जाएँ, तो आप लोग उस क्वेश्चन को पिक आउट कर पाएँ। बच्चों यकीन मानिए कि जो टॉपिक हमने आप लोगों को बताए हैं, जो फिज़िक्स हमने आप लोगों को पढ़ाई है, वो फिज़िक्स दोस्तों 100% आप लोगों की फँसने वाली है। और दोस्तों पहले से और दूसरे से जो 35-35 क्वेश्चन होते हैं, तो फ्रेंड्स 35-35 क्वेश्चन मिलाकर जो 70 नंबर का पेपर आएगा, तो आप लोग यकीन मानिए कि 60 प्लस आप लोगों के क्वेश्चन वही फँसेंगे जो हमने आप लोगों को पढ़ाया है। तो बच्चों बस केवल इस कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में जाना है और जो सजेशन जो दोस्तों आप लोगों को हमने दिशा निर्देश दिए हैं, उनको बस एक बार आप लोग पालन कर लिए। यकीन मानिए कि आप लोगों का पेपर एकदम से लल्लन टॉप होगा। और दोस्तों यदि पेपर आप लोगों का अच्छा नहीं होता है, तो फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या जिन बच्चों के पास हमारा नंबर हो पर्सनल दोस्तों हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। यकीन मानिए केवल आप लोगों को अच्छे से एक बार पेपर पिक आउट करना है, बस केवल अच्छे से समझना है। फिजिक्स की भाषा जिस बच्चे ने समझ ली, उस बच्चे ने फिजिक्स का एकदम से अच्छा दोस्तों आप लोग टॉपिक बना पाएंगे, अच्छे से अच्छी भाषा बना पाएंगे फिजिक्स की। बस केवल फिजिक्स की भाषा को ही समझना फिजिक्स का मेन खेल है। तो सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा पेपर करें। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी फिजिक्स पढ़े हैं, जिनने भी मेहनत की है और आगे मेहनत कर रहे हैं, वो उचित से उचित नंबर पाकर बेहतरीन मुकाम हासिल करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं।